आप सभी को नमस्कार। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में कहा था कि जो आरओ एआरओ का पेपर है उसमें फाइनल सिलेक्शन में कोई निर्णायक भूमिका निभा सकता है तो वो है निबंध। और ये जो निबंध है मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक दिन में या एक महीने में सीखने की चीज़ नहीं है। इसमें आपको समय देना होता है, कंटेंट का कलेक्शन करना होता है, कैसे आपको निबंध लिखना है, कहाँ रुकना है, कहाँ घटनाओं का प्रयोग करना है, कहाँ नाटकीय प्रयोग करना है, कहाँ पर कथानकों का प्रयोग करना है और कहाँ पर कोटेशन का प्रयोग करना है। ये सब आपको आना चाहिए और ये सब आपको समय के साथ और धीरे धीरे आता है। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें मैंने आपसे ये कहा था कि आप एक काम करिएगा, अपने लिए सबसे पहले अपने टॉपिक चयन कर लीजिए। 5-6 टॉपिक ऐसे तैयार करें, पुराने जो साल के पेपर है उनको देखने के बाद, उनका एनालिसिस करने के बाद, 3-4 साल के पेपर का एनालिसिस करने के बाद आप ये देखें कि निबंध आखिर वो किन एरिया में घूम रहा है। हालांकि मैंने देखे हैं तो मैं अपने देखे अनुसार बताऊं तो आपके आरओ एआरओ के पेपर में निबंध का जो क्राइटेरिया उसने बना के रखा है, एक तो विज्ञान से रिलेटेड पूछेगा, विज्ञान या फिर विनाश की भूमिका में या कारक की भूमिका में या मानव के दृष्टिकोण से विज्ञान की क्या है, क्या विज्ञान मानवीय सभ्यता को पीछे धकेल रहा है। इस तरीके के कई टॉपिक आपको विज्ञान से रिलेटेड मिल जाएंगे और यहाँ से अगर आपने 2 या 3 टॉपिक विज्ञान से इस प्रकार से रिलेट करके तैयार कर लिया तो आपका एक निबंध तैयार हो जाएगा। इस प्रकार आप सभ्यता, संस्कृति, समाज से रिलेटेड, उन पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, वैश्वीकरण का प्रभाव, इन सब से रिलेटेड एक निबंध यहाँ से रेडी कर सकते हैं, क्योंकि ये भी कंपलसरी है। कम से कम ये वाला भी एरिया पोर्शन जो है वो निबंध में आपको काम आता है और अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो साथ में उसमें भी काम आ जाएगा आपको। ठीक है, इसके अलावा पर्यावरण पैठ है, आपदा पैठ है। आपदा पर्यावरण से ही कहीं ना कहीं देखा जाए तो जुड़ी हुई है, पर्यावरणीय प्रकोप ही है जो हमको आपदा के रूप में देखने को मिलता है। तो आप एक आपदा या पर्यावरण से संबंधित एक निबंध जरूर तैयार करें, क्योंकि जब ऐसा हो कि अगर आप वहां फंस जाए, एग्जाम हॉल में फंस जाए कि आपको और किसी टॉपिक से अच्छे से निबंध नहीं बन रहा है या जिसमें पर्यावरण वाला पोर्शन है वहां पे अन्य ऐसे पोर्शन है जिसमें आपको निबंध नहीं बन रहा है, तो आप पर्यावरण को ले सकते हैं, क्योंकि ज्यादा कठिन में जाने से बेहतर है कि आप आसान का चयन करें और उस आसान को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करें। ऐसा नहीं कि अगर आप आसान विषय का चयन करते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलते, ये एक भ्रम है। इस भ्रम को हटा दीजिएगा। कठिन विषय में उल्टा सीधा लिखने से बेहतर है आसान विषय में बेहतर ढंग से आप लिखें। ठीक है, तो इस प्रकार आप इस तरीके से विषयों का क्या कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं। नक्सलवाद, आतंकवाद पर भी निबंध आते रहे हैं, तो यहाँ से भी आप किसी एक विषय का क्या कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ 5-6 एरिया है जिनको आप निबंध के लिए क्या कर सकते हो, तैयार कर सकते हो। तो क्या करें, सबसे पहले अपने विषय का चयन करना है। और एक बात और याद रखना, निबंध में भाषा को बहुत ज़्यादा कठिन बनाने की आवश्यकता नहीं है। भाषा को एकदम सरल, सहज और सामने वाले के समझने अनुसार रखें। अच्छा, निबंध चूंकि आपको लंबे शब्दों में लिखना होता है, ज़्यादा लिखना होता है, और निबंध में होता ये है कि अगर आप शुरुआत में कठिन भाषा या उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग अगर आप कर भी लेते हैं तो उतने लंबे समय तक आप उस उच्च स्तरीय भाषा को बनाए रखना एक विद्यार्थी के लिए उस एग्ज़ाम हॉल के प्रेशर में थोड़ा सा कठिन हो जाता है। थोड़ा क्या, मैं कहूँ बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए अपनी भाषा को कठिन बनाने के बजाय अपने कंटेंट पर ध्यान दे। अपनी भाषा को कठिन नहीं बनाना है, अपने कंटेंट पर ध्यान देना है, अपनी लिखावट पर ध्यान देना है, भाषा को सरल और सहज ही रखना है। ठीक है, तो किसी भी निबंध की शुरुआत में सबसे पहले आप शुरू करते हैं प्रस्तावना की, और इस प्रस्तावना लिखने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे आप किसी कहानी से शुरू कर सकते हैं या फिर आप किसी कथन से शुरू कर सकते हैं, किसी घटना से या किसी कोटेशन से। जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता रही हूँ, अगर संस्कृति सभ्यता से रिलेटेड आपके भारत की भूमिका या भारत के समाज की भूमिका या भारत में पड़ता भूमंडलीकरण के प्रभाव की भूमिका, इस तरीके से आपसे अगर कोई टॉपिक आ गया है तो उसमें आप इसको किसी कथन से शुरू कर सकते हैं। कथन से कैसे, जैसे यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहां से, कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो इस तरीके से आप अपनी सभ्यता संस्कृति को
बढ़ावा दे सकते हैं कि पुराने समय से ऐसा ऐसा लेकिन आज भी हमारी सभ्यता संस्कृति हमारे लोगों में विद्यमान है, ठीक है। या आप किसी कोई घटना को कहानी कोई घटना को कविता के तौर पर प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसे कि ये भूमंडलीकरण और समाज से रिलेटेड है। जैसे कि मशीन की खटर पटर से उठ गया मेरा मुन्ना और रात भर नहीं सो पाया क्योंकि उसने माँ की लोरियां नहीं सुनी थी। आजकल आप देखते हैं महिलाएं भले ही माँ बन जाती है लेकिन उसके बावजूद क्या करती है, लेट नाइट पार्टियां कर रही है, डिस्को में जा रही है, क्लबों में जा रही है, अपने बच्चे को किसके सहारे, आया के सहारे या किसी काम वाले के सहारे छोड़ करके जा रही है। रात रात भर अपने बच्चे से नहीं मिलती है, दिन दिन भर अपने बच्चे से नहीं मिलती है, बच्चा अपनी माँ के लिए तड़पता है। तो ये सब किसका प्रभाव है? हमारा समाज जो चेंज हो रहा है, हमारे समाज में जो बदलाव आ रहा है, ये सब उसी का तो प्रभाव है। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे बिंदुओं को या तो कविता के तौर पर या तो किसी कथानक के तौर पर दे सकते हैं। इसी प्रकार आर्थिक समानता या सामाजिक एकता से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक आपने तैयार किया है तो उसमें इस प्रकार के कोटेशन डाल सकते हैं कि एक सुखी है, एक अति दुखी है, एक भूप है, एक रंक है, एकन को विद्या बड़ी, एक पढ़े नहीं अंक, एकन को मेवा मिले, एक चबेना नाही, कारण कौन बताए कर चरणन की छा। तो इस प्रकार से आप आर्थिक समानता या आर्थिक असमानता या सामाजिक एकता की अभी वर्तमान में हमारे समाज में जिस तरीके की झलक दिख रही है कि बड़ा लगातार बड़ा हो रहा है, छोटा लगातार छोटा, या अमीर लगातार अमीर और गरीब लगातार गरीब, तो उस संदर्भ में आर्थिक समानता से रिलेटेड आप इस तरीके से चीज़ों की शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। बाल श्रम से समाज का एक बहुत ही भयावह चेहरा है, बाल श्रम, बलात्कार, इनसे रिलेटेड भी कई कोटेशन हैं जो आप धीरे धीरे तैयार कर सकते हैं या किसी कहानी का रूप आप इसको दे सकते हैं। जैसे बाल श्रम से संबंधित कि एक ढाबे में आप बैठे थे, एसडीएम साहब आए, एक छोटे बच्चे ने उनको चाय ला के दिया, एसडीएम साहब का कर्तव्य था कि आप पूछे भैया कि बेटा तुम यहाँ चाय क्यों, अभी तो तुम्हें पढ़ना है, लेकिन उस एसडीएम साहब ने उसकी अवहेलना करते हुए चाय पी और वहां से चले गए। तो ये देख के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिसको हमने इस समाज की इन बुराइयों को दूर करने के लिए बैठाया है, जब वही इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देंगे तो आखिर कौन ध्यान देगा। तो इस तरीके से आप विभिन्न प्रकार की कहानियों, कथनों के माध्यम से अपने जो निबंध है उसमें चार चांद लगा सकते हैं। पर्यावरण से संबंधित भी अगर आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हो धूप का जंगल नंगे पाँव, एक बंजारा करता क्या, रेत कझरिया रेत के झरने प्यास का मारा करता क्या, बादल बादल आग लगी थी छाया तर से छाया को, पत्ता पत्ता सूख चुका था पेड़ बेचारा करता क्या। तो इस तरीके से जब आप निबंध में इस तरीके की कोटेशंस का, इस तरीके की कविताओं का प्रयोग करते हैं तो आपका निबंध एक बेहतर परफॉर्म करता है और उस संदर्भ में आप लिखने की भी स्थिति में हो जाते हैं। विज्ञान से रिलेटेड अगर आपसे पूछा तो आप आइंस्टीन के कथन डाल सकते हो कि धर्म के बगैर, धर्म या विज्ञान से रिलेटेड भी आता है निबंध, तो उसमें आप बोल सकते हो धर्म के बगैर विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बगैर धर्म अंधा है, इस प्रकार से, या विज्ञान अभिशाप है या वरदान, ये तो पूछा ही गया है आरों में। तो संसार में कोई भी वस्तु ना अच्छी होती है ना बुरी होती है, मानव बुद्धि उसे अपने लिए हानिकारक भी बना लेती है और लाभदायक भी बना लेती है। तो इस तरीके से विज्ञान विकास या वरदान के संदर्भ में आप ये चीजें डाल सकते हैं। या एपीजे अब्दुल कलाम जी का कथन है विज्ञान मानवता के लिए एक खूबसूरत तोहफा है, हमें इसे बिगाड़ना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, कथनों का चयन करके अपने जो निबंध है उसको रोचक बना सकते हैं, ठीक है। बहरहाल अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो उसमें मैं कुछ निबंध डालूंगी, तो अगर जो लोग नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाए, जिससे कि क्या हो कि जब मैं कोई निबंध, कोई टॉपिक, उसमें मेरे पास कई निबंध लिखे हुए हैं, मतलब मैं कई निबंध लिखते रहती हूँ, तो उससे रिलेटेड मैं आपसे जो मैंने लिखा हुआ है वो मैं आपको डालूंगी। आप उसको देखिएगा कि कैसे हम प्रस्तावना उठाते हैं, कैसे बीच में हम कोटेशन का प्रयोग करते हैं या प्रस्तावना में ही हम कोटेशन उठाते हुए या किसी कविता को उठाते हुए हम इसका प्रयोग करते हुए चलते हैं और किस प्रकार से हम उपसंहार तक आते हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, उपसंहार भी बहुत जरूरी होता है आपके, किसके लिए,
तो आपके निबंध के लिए, क्योंकि जो उपसंहार है उसमें आप कोई क्वेश्चन मार्क वाला या कोई क्वेश्चन खड़ा करने वाला कथन कभी भी प्रस्तुत मत करिएगा। उपसंहार हमेशा हमेशा प्रोत्साहित करने वाला और आशावादी होना चाहिए। तो अभी तो हमने प्रस्तावना की बात की, मैं कुछ निबंध आपको भेजूंगी व्हाट्सएप ग्रुप में, अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। उसके बाद किसी दिन उपसंहार कैसे देना है और उपसंहार में किस प्रकार से हमको कथनों का प्रयोग करना है, इसकी भी मैं चर्चा करूंगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और आपकी तैयारी में ये थोड़ा भी मदद कर रहा हो, ये चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, तो आप कृपया करके पेज को फॉलो करें, लाइक कर लीजिएगा और हमारे ग्रुप में जुड़ जाइएगा, ताकि आपको इससे संबंधित और जो जानकारी है, बेहतर आपको लिखे हुए नोट्स, ये सारी चीज़ें आपको समय समय पर मिलती रहे। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।